हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद जेएस कश्यप। आज 19 नवंबर है और आज हम 19 नवंबर के करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। इसमें हम कुछ संविधान के क्वेश्चन भी ऐड करने वाले हैं। हम कोशिश करेंगे कि प्रत्येक दिन एक ना एक संविधान का कोई क्वेश्चन डाला डाला जाए, जिससे आपको उसके बारे में बेसिक जानकारी मिल सके। तो सबसे पहले हम इसका इतिहास जान लेते हैं कि 19 नवंबर का इतिहास क्या रहा है। तो इस दिन वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाया जाता है, यानी विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। और इसकी इस बार की थीम रखी गई है 2022 की, मेकिंग इनविजिबल विजिबल। इसके अलावा इस दिन अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस भी मनाया जाता है। सेम है, दोनों 19 नवंबर को मनाए जाते हैं, पुरुष दिवस और शौचालय दिवस। उसके अलावा देखते हैं 1824 में जो रसिया का सेंट पीटर्सबर्ग एक शहर है, उसमें बाढ़ से 10,000 लोगों से भी ज़्यादा की डेथ हो गई थी 1824 में, आज के ही दिन। उसके 1917 में जो हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उनका जन्म हुआ था 19 नवंबर के दिन। उसके अलावा 1951 में अमेरिका में जो न्यूक्लियर टेस्टेड हुआ था, उस जगह पर नाम था नेवेदा। उससे पहले भी टेस्ट हुए थे, लेकिन जो नेवेदा न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था वो 1951 में 19 नवंबर को हुआ था। उसके अलावा 1986 में विश्व पर्यावरण, जो हमारा राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है 1986, वो लागू किया गया था, केम इनटू इफेक्ट। उसके अलावा 2008 में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड जो था वो आपका IAEA यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एसोसिएशन, इनके जो हेड थे उस समय के मोहम्मद अलवर्दी, इनको ये अवार्ड दिया गया था शांति का, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल अवार्ड, ये शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये हमारी कुछ हिस्ट्री थी 19 नवंबर की। चलिए आइए प्रश्न शुरू करते हैं। हाल ही में किसी निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है? आप यहाँ से कंफ्यूज मत होइएगा, ये इलेक्शन कमीशन यानी निर्वाचन आयुक्त हैं, और हमारे जो एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं हमारे, ठीक है। तो आपको ऑप्शंस है श्री विनायक पी, श्री राजऋषि गुप्ता, श्री सुमन वेरी या फिर श्री अरुण गोयल। सही आंसर है इसका श्री अरुण गोयल। देख लेते ये आपके श्री अरुण गोयल। तो प्रेसिडेंट राष्ट्रपति ने अभी इनको 19 नवंबर को अपॉइंट किया है। ये रिटायर्ड IAS थे, इनको अभी इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया है। आप अगर हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय निर्वाचन की बात करें, निर्वाचन आयोग की बात करते हैं, तो इसको फॉर्म किया गया था 25 जनवरी 1950 को। और पहले जो आपके निर्वाचन आयोग थे वो सुकुमार सेन थे, मैंने इसमें ऐड नहीं किया है। और इसको जो हमारा संविधान में इसकी स्थिति देखते हैं तो ये भाग 15 में आता है, आर्टिकल 324 से 329 तक। और अभी हमारे जो मुख्य निर्वाचन यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो हमारे हैं अभी, वो है हमारे श्री राजीव कुमार जी, जिनको प्रमोट किया गया है। इससे पहले ये आपके निर्वाचन आयुक्त थे, अब इनको मुख्य निर्वाचन आयुक्त बना दिया गया है। और इनका जो अवधि रहती, जो इनका टेन्योर रहता है, वो या तो 6 साल या 65 वर्ष, जो भी पहले होता है, विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले होता है, इस प्रकार उनका कार्यकाल निर्धारित किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका श्री अरुण गोयल। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में एशियन कप टेबल टेनिस प्रतियोगिता 2022 में मनिका बत्रा ने कौन सा पदक जीता है? आपके ऑप्शंस हैं सिल्वर, गोल्ड, ब्रॉन्ज या नन ऑफ द एबव, आपको बताना है। तो ये ब्रॉन्ज इसका सही आंसर है। तो ये आपकी मनिका बत्रा हैं, भारत की फीमेल टेबल टेनिस प्लेयर हैं, काफ़ी अच्छी प्लेयर हैं। और इन्होंने ITTF ATTU जो एशियन कप टूर्नामेंट चल रहा है बैंकॉक यानी थाईलैंड में जो चल रहा है, इन्होंने अपने जो 3 बार की जो चैंपियन थी हिना हयाता, इनको 4-2 से हरा दिया है। अगर देखा जाए तो ये पहली फीमेल है जिन्होंने इसमें ये अपना ब्रॉन्ज जीता है। इससे पहले जो मेल कैटेगरी में चेतन बाबर थे, जिन्होंने 1997 में सिल्वर और 2000 में ब्रॉन्ज जीता था। अगर हम फुल फॉर्म देखते हैं ITTF और ATTU की, तो ITTF की फुल फॉर्म नीचे हमने दे रखी है, मेंशन की है यहाँ पर। तो इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, और आपका ये जो हो जाएगा ATTU की एशियन टेबल टेनिस यूनियन हो जाती है, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में एशियन कप टेबल, सॉरी इसका तो ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में डिजिटल शक्ति 4.0 का शुभारंभ किसने किया है? तो ऑप्शंस हैं आपके MSME यानी मीडियम स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस,
माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, उसके अलावा नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन, राष्ट्रीय महिला आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग या MEIT, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो सही आंसर आपका नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन यानी राष्ट्रीय महिला आयोग। देख लेते हैं, ये महिला आयोग की हेड है रेखा शर्मा है, जो भी इनकी हेड है। इन्होंने इसको लॉन्च किया है, डिजिटल शक्ति 4.0। तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इन्होंने लॉन्च किया है, इसका 4th स्टेज को लॉन्च किया है। और इसमें क्या बोला है कि जो महिलाएं हैं उनको साइबर क्राइम के क्षेत्र में, साइबर स्पेस में और डिजिटली उनको एम्पावर करना है, उनको मजबूत बनाना है, सशक्त बनाना है, उनको स्किल्ड बनाना है। इसको कार्यक्रम को डिजिटल शक्ति को 2018 जून में शुरू किया गया था, पूरे मतलब राष्ट्रीय तौर पे शुरू किया था। और ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम था डिजिटल के लिए। डिजिटल मतलब अब क्योंकि अभी दुनिया डिजिटलाइज हो रही है, तो हमारी जो महिला शक्ति है वो पीछे ना रहे और उनमें एक विश्वास बना रहे, साइबर क्राइम के प्रति वो लड़ सकें। इसके लिए इस प्रोग्राम को शुरू किया गया था। यहाँ पर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और साइबर सुरक्षा से रिलेटेड जानकारी दी जाती है इसमें। तो ये हमारा शुरू किया है आपका राष्ट्रीय महिला आयोग ने, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन, जो जिसकी चेयरपर्सन रेखा शर्मा है। अगर हम आपके नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की बात करते हैं तो इसका फॉर्मेशन 31 जनवरी 1992 को हुआ था। लेकिन अगर एक्ट पूछता है तो आपका 1990 का एक्ट आएगा, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990। 90 में एक्ट आया था और 92 में इसका फॉर्मेशन हुआ है। कभी कभी बहुत पूछा जाता है इसका फॉर्मेशन कब हुआ था और इसकी हेड क्या है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन, जिसकी रेखा शर्मा जी है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज BQ1? BQ1 अभी चर्चा में रह रहा है, तो आपको बताना ये है क्या चीज, वायरस है या ड्वार्फ प्लेनेट का नाम है या कोई स्पेसीज ऑफ टर्टल यानी कछुए की कोई प्रजाति है या एक डिफेंस एक्सरसाइज है। सही आंसर है आपका। तो ये कोविड-19 का एक वेरिएंट है जो US में चल रहा है। और अभी इसको जो अभी कुछ दिनों से जो केस मिले उसमें 39.5% जो लास्ट वीक में मिले हैं, इसमें से ये BQ वेरिएंट के आ रहे हैं। आगे हम कोविड-19 कुछ और वेरिएंट की बात कर लेते हैं। तो इसका अल्फा वेरिएंट B.1.1.7, बीटा वेरिएंट आपका B.1.351, इसका गामा वेरिएंट, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट वेरिएंट लिए हैं और भी हैं, P.1, इसका डेल्टा वेरिएंट B.1.617.2 और इसका कप्पा जो वेरिएंट था B.1.617 और अभी जो इससे पहले आया था ओमिक्रॉन, काफ़ी खतरनाक रहा था, B.1.1.529। ये कुछ इसके वेरिएंट हैं आपके कोविड के। और ये BQ1 जो US में अभी चल रहा है, ये भी इसी का वेरिएंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वायरस। ये एक वायरस है CV या ये आपका। अगला क्वेश्चन है, इसको CO भी बोलते हैं, जो पिछला वाला वायरस था उसी में बात कर रहा हूँ, तो SARS से रिलेटेड है ये। अगला क्वेश्चन है, 10th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट विल बी हेल्ड एट। तो ये कल का क्वेश्चन इसमें ऐड हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन दोगुनी करने का फैसला किया है? बहुत अच्छा काम किया है। फ्रीडम फाइटर्स जो रहे हैं या जिन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया है, उनका जो पेंशन है उसको डबल करेंगे। आपको बताना है किस स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसा किया, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब या महाराष्ट्र। सही आंसर है आपका महाराष्ट्र। देख लेते हैं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू डबल द पेंशन ऑफ फ्रीडम फाइटर्स हु टुक पार्ट इन इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। तो अभी इनको पहले से 10,000 मिल रहे थे, अभी इसकी जगह पर इनको 20,000 रुपये मिलेंगे। अगर महाराष्ट्र के बारे में बात करते हैं तो इसकी राजधानी लखनऊ है, उसके CM एकनाथ शिंदे जी हैं, इनके गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी जी हैं। अगर विधानसभा सीट की बात करते हैं तो 288, लोकसभा सीट इसकी इनकी 48 यानी 48 और राज्यसभा सीट यहाँ 19 है। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खबरों में अक्सर करके बना रहता है और पूछा भी जाता है एग्जाम्स में। तो आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता बताना है किस आर्टिकल में दी गई है, किस आर्टिकल में इसका उल्लेख किया गया है। आपके ऑप्शन है आर्टिकल 39A, आर्टिकल 40, आर्टिकल 42, आर्टिकल 44। सही आंसर आपको बताना है, सही आंसर है इसका आर्टिकल 44। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को आर्टिकल 44 में उल्लेख किया गया है और ये कहती है कि भारत के जितने भी राज्य हैं, जितनी भी टेरिटरी हैं,
उसमें अगर आप इसकी डेफिनेशन देखते हैं, द स्टेट शैल एंडेवियर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन्स ए यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी सभी लोगों के लिए समान आपको एक रूल बनाना होगा थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारत के जितना भी क्षेत्र है उसमें आपको एक ही रूल होगा। इट विल एप्लीकेशन होगा, एप्लीकेबल टू ऑल रिलीजन, सारे रिलीजन पे ये एप्लीकेबल होगा यूनिफॉर्मली। किस किस मैटर में ये एप्लीकेबल होगा, जैसे शादी हो गया, आपका डिवोर्स हो गया, मेंटेनेंस, इनहेरिटेंस यानी आपका विरासत से रिलेटेड हो गया, अडॉप्टेशन और सक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टी सक्सेशन हो गया, अडॉप्शन हो गया, इन सारे केसेस में आपको एक ही रूल लागू होगा। और ये पहले गोवा में तो लागू है ही, पहले से एक ही मात्र राज्य इसमें गोवा में लागू है, लेकिन अभी उत्तराखंड में भी इसको लागू करने का विचार बनाया जा रहा है। उन्होंने एक इसके लिए एक कमेटी गठित की है। तो बाकी जो ऑप्शन थे आपके 39A को भी देख लेते हैं। 39A आपका हो जाएगा इक्वल एंड फ्री लीगल एड, यानी आपका जो आंसर हो जाएगा निःशुल्क और फ्री लीगल सहायता जो दी जाती है गरीब लोगों को, उसका ये 39A में वर्णन किया गया है। आर्टिकल 40 देखते हैं तो ये विलेज ग्राम पंचायत से संबंधित है। और आर्टिकल 48 देखते हैं तो ये आपका संगठन है आपका कृषि और जानवरों का, कृषि और पशु का जो संगठन है उसके बारे में बताया गया है। आर्टिकल 48 मवेशियों के लिए बताया गया है, कृषि के लिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड इज रिलेटेड टू आर्टिकल 44। अगला प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो देखते हैं, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन इज रिलेटेड टू विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। आपको बताना है किससे रिलेटेड है। जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग है किस भाग से रिलेटेड है, किसमें कौन सा अमेंडमेंट किया गया था, 99, 100, 101 या 103। सही आंसर है आपका 99। देख लेते हैं। तो रिसेंटली ए प्ली इज सबमिटेड इन सुप्रीम कोर्ट टू रिवाइव NJAC यानी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन ओवर कॉलेजियम सिस्टम। ये कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है हम आपको बताएंगे। NJAC क्या है। तो जो हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट होते हैं उनके जो जजेस होते हैं उनको कैसे चुना जाता है, अभी तक जो चुना जा रहा है वो कॉलेजियम सिस्टम से चुना जाता है। जो कॉलेजियम जो उनकी कमेटी है उन लोगों को प्रेफर करती है, अपॉइंट करती है, वो लोग इनके जजेस चुने जाते हैं। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि हम इसको रिप्लेस कर देंगे NJAC, मतलब नेशनल राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति जो आयोग है, इससे हम इसको रिप्लेस करा देंगे। आपका यहाँ पर मैंने नोट किया है नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन। तो ये क्या होगा, इन्होंने 2014 में एक बिल लेके आए, 2014 में बिल लेके आए और इसको दोनों हाउस से पास करा दिया, अपर और लोअर हाउस से पास करा दिया, और इनका राष्ट्रपति को भी भेज दिया, पास भी हो गया था। तो बाद में इसका पर्पस था कि जो कॉलेजियम सिस्टम है उसको रिप्लेस कर दिया जाए और जो नियुक्ति होगी जजेस की वो इस सिस्टम के आधार पर की जाएगी। तो इस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक करार दिया और बेकार का बता दिया सुप्रीम कोर्ट ने। एक बेंच बैठी थी 2015 में, 2014 में ला गया था, उसके बाद 2015 में एक बेंच बैठी थी और इसको 4-1 से, आपका जो 5 जजों की एक बेंच थी, 4-1 से इसको खारिज कर दिया गया और ये बता दिया गया कि ये स्वतंत्र न्यायपालिका के लिए खतरा हो सकती है और ये आपके संविधान के मूल ढांचे का भी विरोध करती है, उसके भी विरुद्ध है, इसलिए इसको हम कैंसिल करते हैं। तो ये एकमात्र अमेंडमेंट है जो सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल किया है, 99 अमेंडमेंट। तो आपको याद रखना है। और ये अभी क्यों हो रहा है, क्योंकि अभी किसी ने इसको एक याचिका दायर की सुप्रीम कोर्ट में कि कॉलेजियम सिस्टम के ऊपर जो NJAC थी उसको रिवाइव यानी उसको पुनर्जीवित किया जाए। तो ये मामला भी सुर्खियों में है, तो मैंने सोचा इस क्वेश्चन को जरूर डालना चाहिए। अगर बाकी के ऑप्शंस को देख लेते हैं तो जो 100 का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, जो संविधान संशोधन है, उसका क्या था कि जो 100 बीघा कॉरिडोर जो था जो बांग्लादेश को दे दिया गया था, कुछ ज़मीन हमने ले ली थी और कुछ ज़मीन उनको दे दी थी उसके बदले में। तो ये उसके लिए एक अमेंडमेंट, किसी भी राष्ट्र की ज़मीन को लेने के लिए, अपनी ज़मीन किसी को देने के लिए हमें संविधान में संशोधन करना पड़ता है, तो इसीलिए 100वां संविधान संशोधन किया गया था। अगर एक बार संविधान संशोधन देखते हैं तो ये GST है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो उसके अलावा आपका 103वां संविधान संशोधन मैंने पढ़ाया था EWS, जिसमें 10% का आरक्षण दिया गया था इकोनॉमिक वीकर सेशन। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा 99, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो आपका NJAC से रिलेटेड है। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
तो आपको जो भी कमेंट हैं या जो भी आप जानना चाहते हैं या कुछ नया ऐड करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हैं, जो हमें और बेहतर बनाने में मदद करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ शेयर कीजिए, अगर आपको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम और मोटिवेट हों नई वीडियोज़ अच्छी बनाने के लिए, कुछ नया ऐड करने के लिए। आपको छोड़े जाते हैं एक प्रश्न के साथ। इसका प्रश्न का है आपका, हाल ही में स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया था? आपके ऑप्शंस हैदराबाद, बेंगलोर, पाली या न्यू दिल्ली। जो भी आपको लगता है, मैं पढ़ा चुका हूँ इसको, जो भी आपको लगता है ये सही है उसको आप कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में आंसर दे दीजिए। आपको पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।